अंतरिक्ष में बनाई गई एक हाईटेक वाली ऐसी जेल जहां दुनिया भर के खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता था। लेकिन उस जगह पर गलती से प्रेसिडेंट की बेटी फंस जाती है और डेडली क्रिमिनल्स ने स्पेस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 2080 का समय दिखाते हुए। हमारे सामने स्नो नाम का एक CIA एजेंट आता है जिससे लगातार एक कमरे में बैठकर पूछताछ की जा रही थी। उसके सामने तो स्कॉट नाम का एक ऑफिसर था जो बार बार उससे पूछ रहा था कि तुमने उस रूम के अंदर कर्नल को क्यों मारा और उस जगह पर इतने अजीब सारे लोग क्या कर रहे थे। लेकिन बेचारा स्नो सिर्फ इतना कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो वहाँ पर सिर्फ किसी के बुलाने पर गया था। अब हमें यहाँ कुछ ही घंटों पहले का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर स्नो अपने कमरे में था और उसके ऊपर किसी आदमी ने हमला कर दिया था। यह आदमी अनजान होता है और पता नहीं वो स्नो को क्यों मार रहा था। स्नो कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी शायद उससे ताकतवर होता है। वो बार बार स्नो को बहुत बुरी तरीके से बीट कर दे रहा था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पीछे से पकड़ रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है तो इस मोमेंट पर हेड बट बैकवर्ड टेक्निक यूज करनी चाहिए। इस टेक्निक पे ये करना होता है कि आप अपना स्कल पीछे वाले आदमी के सर पर मारे। इससे उसके नोज पर बहुत ज्यादा चोट लग सकती है और वो आपको तुरंत ही छोड़ देगा। या तो दूसरा वे है कि आप अपने थोड़ा सा फोर्स लगाकर आगे जाइए और फिर अपने एल्बो से उस अपोनेंट के नाक पर वार कीजिए। नाक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है जिससे कि अपोनेंट एक ही बार में बेहोश हो सकता है। लेकिन ये चीजें शायद स्नो को अच्छी तरीके से पता नहीं थी। अब बहुत देर तक इसी तरीके से लड़ने के बाद आखिरकार स्नो ने गन उठा ली। वो जरा भी देरी नहीं करता और सीधा उस अपोनेंट को गोली मार देता है। अब स्नो ने जब उस कमरे में देखा तो वहाँ कई सारे लोग और पड़े हुए थे। उनमें से एक कर्नल होता है जिसे कि उसने नहीं मारा बल्कि इन्हें तो वही अनजान लोगों ने खत्म किया है। कर्नल अभी भी मरे नहीं थे और स्नो जाकर उनके पास उनकी मदद करता है। कर्नल ने तुरंत ही स्नो को एक लाइटर दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखो। मरने से पहले कर्नल ने उसे एक सूटकेस की तरफ इशारा किया। अब यहाँ कर्नल तो नहीं रहे तो इसीलिए स्नो उस सूटकेस को उठा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब वहाँ कई सारे पुलिस फोर्सेस आ चुकी थी। उन्होंने लगातार हमला करना स्टार्ट कर दिया स्नो के ऊपर। स्नो बेचारा किसी भी तरीके से उन्हें ट्रिक करता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है। उसके हाथ में अभी भी वो ब्रीफ केस मौजूद था। वो तो सीधे भागते हुए एक एडवांस गाड़ी लेता है और उसे लेकर दूर जाने लगता है। तुरंत ही अब स्नो को उसके एक दोस्त मेस का कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द सबवे स्टेशन में आ जाओ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगे। तो अब होना क्या था, स्नो सीधा चला गया सबवे स्टेशन की तरफ। पुलिस फोर्सेस अभी भी उसका पीछा कर रही थी। अब स्नो किसी भी तरीके से ट्रेन के अंदर घुसने का डिसाइड करता ही है, पर तब तक पुलिस ऑफिसर्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। मेस सामने वाली ट्रेन में बैठा हुआ था, इसीलिए अब स्नो ने वो ब्रीफ केस उसके अंदर फेंक दिया। बेचारे स्नो को पुलिस ऑफिसर्स ने अब पकड़ लिया होता है। यानी अब वही मोमेंट आ गया जब स्कॉट स्नो से पूछताछ कर रहा था कि तुमने कर्नल को क्यों मारा। अब स्नो इस बात पर मना करता है तो स्कॉट ने एक वीडियो फुटेजेस दिखाई जो कि हेलीकॉप्टर द्वारा शूट की गई थी। उसमें साफ दिख रहा था कि स्नो ने जब गोली चलाई तो कर्नल मर जाते हैं। लेकिन स्नो बताता है कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, पर यहाँ सारे सबूत उसके खिलाफ थे तो इसीलिए स्नो को कोई बचा नहीं सकता था। शायद हो सकता है कि उसे फांसी की सजा दे दी जाए। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम हैरी था। स्कॉट वहाँ से बाहर निकल गया जिससे कि हैरी अपनी पूछताछ कर सके। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ स्नो का वो बेस्ट फ्रेंड मेज दिखाया जाता है जिसके पास वो ब्रीफ केस मौजूद था। मेज ने तुरंत ही सबवे स्टेशन के एक लॉकर में उस ब्रीफ केस को बंद कर दिया। वो तुरंत ही वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसकी एक आदमी से टक्कर हो गई। मेज की गन सीधा नीचे गिर जाती है और उससे एक फायर हो गया था। वो गोली सीधा पुलिस ऑफिसर को जाकर लगती है। गन शॉट की आवाज सुनने पर सभी लोग भागा दौड़ी करने लगे। तभी दूसरे ऑफिसर ने मेज को देख लिया और वो उसे शूट कर देता है। बेचारा मेज बेफालतू का ही फंस गया। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में हैरी लगातार स्नो से पूछता है कि वो बैकअप गाय कौन सा है जिसने कि इस पूरी चोरी में तुम्हारी मदद की। स्नो तुरंत ही हैरी को बताने के लिए उस जगह पर मेस का नाम लिख देता है। हैरी ने भी ये देख लिया था और उसे ये पता चल जाता है, लेकिन वो और किसी को बताना नहीं चाहता था तो उसने मेस के नाम को मिटा दिया। यानी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। पर स्नो को क्या पता कि आने वाले समय में एक इम्पॉसिबल मिशन उसका वेट कर रहा है। अब हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एमिली नाम की एक VIP बैठी हुई थी। एमिली के साथ उसका एक बॉडीगार्ड हॉक होता है और उसकी एक सेक्रेटरी कैथरीन होती है। हमें बाद में पता चला कि स्पेसशिप में बार्ट नाम का एक ऑफिसर अपने कई सारे साथियों के साथ सिक्योरिटी के लिए है। यानी एमिली उनके लिए सबसे स्पेशल गेस्ट थी। अब बार्ट यहाँ पर एमिली को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद है। ये कुछ और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है जिसके अंदर दुनिया के सारे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। उनके उस पूरे प्रिजन का नाम MS-1 होता है और फ्यूचर में उनका प्लान था कि इसी तरीके के और जेल क्रिएट किए जाएं। बार्ट ये भी कहता है कि US, रशिया और कई सारे कंट्रीज ने हमारे साथ टाई अप
सेटअप कर लिया है। इससे पृथ्वी पर होने वाली क्राइम्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे और सभी क्रिमिनल्स को यहाँ अंतरिक्ष में मौजूद प्रिजन में कैद करके रखा जाएगा। इनफैक्ट उन्हें तो स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया जाता था ताकि यहाँ पर वो कोई तबाही ना मचाए। MS-1 की सारी फंक्शनैलिटी एकदम से ऑटोमेटिक थी। वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी बहुत ज्यादा लगाए गए थे जिससे कोई भी क्रिमिनल्स तोड़ नहीं सकता। एमिली भी उस पूरे प्रोजेक्ट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। वो अब उनके साथ सीधा पहुंच जाती है उसी MS-1 बेस के ऊपर। देखने से पता चलता है कि ये कितना एडवांस है। हर एक चीजें टॉप क्वालिटी की थी, पर एमिली को क्या पता कि आगे चलकर कितनी खतरनाक चीजें होने वाली है। यहाँ पृथ्वी पर हमें स्नो दिखाया जाता है जिसे कि अंडर अरेस्ट कर लिया गया था। उसके सामने अब एक आदमी आता है जो कहने लगा कि शायद तुम्हें MS-1 पर ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि तुम्हारे अपराध ही इतने ज्यादा गंभीर हैं। अगले मोमेंट में स्नो को किसी दूसरे लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाता है और उसके ऊपर वैज्ञानिक कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये चीजें एकदम से हिडन थी और किसी को बताई नहीं जाती। अब अंतरिक्ष में MS-1 बेस के ऊपर एमिली और उसके बॉडीगार्ड्स पहुंच चुके थे। एंट्री करने पर सारे सिक्योरिटी चेक्स किए जाते हैं कि कोई भी अपने हथियार ना लेकर आए। बॉडीगार्ड होने के नाते हॉक को अपने पास एक छोटा हथियार तो रखना ही था, तो वो अपने बॉडी के अंदर छुपा लेता है। सारे चेक्स कंप्लीट करने के बाद बार्ट यहाँ एमिली को सब कुछ समझाता है। वो तो एमिली को उस जगह पर लेकर चला गया जहाँ सारे क्रिमिनल्स को स्लीपिंग चैम्बर में बंद करके रखा जाता था। इससे उनके रिसोर्सेज भी बचते थे और क्रिमिनल्स काफी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। एमिली भी इन चीजों को देखकर काफी फैसिनेट हो रही थी। अब तो लिटरली बार्ट एक क्रिमिनल से बातचीत कराने के लिए एमिली को लेकर जाता है। उस क्रिमिनल का नाम हाइडेल था जिसने पृथ्वी पर कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये दिखता बहुत छोटा है, लेकिन इसके खुराफाती दिमाग ने कई लोगों की जानें ली थी। हॉक भी साइड में खड़ा था ताकि वो एमिली की प्रोटेक्शन करे। अब एमिली ने यहाँ हाइडेल से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हाइडेल एमिली को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वो तो उसके सवालों का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। तब जाकर हॉक गुस्से में आता है और हाइडेल का सर नीचे पटक देता है। लेकिन हॉक को क्या पता कि ये हाइडेल की एक चाल थी। उसने चोरी छुप के हॉक के बॉडी में मौजूद वो गन निकाल लिया था और अब तुरंत ही हाइडेल ने हॉक को पीछे ढकेलते हुए उस जगह पर शूट कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में वहाँ मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं। बेचारा हॉक तो बेहोश ही हो गया था। एमिली तुरंत ही समझ गई कि अब ये क्रिमिनल्स उन्हें छोड़ेगा नहीं, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगी। हाइडेल के हाथ में गन मौजूद थी, यानी वो अब सबसे खतरनाक है। उसने वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स को मार दिया और अब पीछे पड़ गया एमिली के। एमिली भाग तो रही थी और वो दरवाजे तक पहुंच भी जाती है, लेकिन हाइडेल ने शूट करके उसके पैर पर गोली मार दी। एमिली चोटिल हो गई, लेकिन किसी भी तरीके से उस दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है। हाइडेल तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जैसे लग रहा था कि एमिली उसकी पुरानी दुश्मन में से एक है। अब MS-1 के सिक्योरिटी सिस्टम्स को ये पता चल चुका होता है कि एक कंपार्टमेंट में गड़बड़ी है। वो तुरंत ही पूरे बेस के ऊपर हाई अलर्ट जारी कर देते हैं और अलार्म्स बजाने लगते हैं, यानी जल्द से जल्द कुछ ऑफिसर्स वहां आकर क्रिमिनल्स को मार देंगे। बेचारी घायल पड़ी हुई एमिली सीधा कंट्रोल रूम में आती है और वहां के एक एम्प्लॉय को कहती है कि तुम जल्द से जल्द छुप जाओ। थोड़ी ही देर में वहां एंट्री हो रही थी खतरनाक हाइडेल की, जो गन लेकर उस एम्प्लॉय से पूछता है कि तुमने यहाँ एक लेडी को देखा कि नहीं, यानी वो एमिली के बारे में पूछ रहा था। बेचारा वो एम्प्लॉय कुछ बता नहीं पाता, जिससे कि हाइडेल उसे मार देता है। अब हाइडेल ने उस एम्प्लॉय की मदद से कंट्रोल रूम में कुछ तो बटन्स दबाए। तुरंत ही अलार्म बजने की वजह से हाइडेल कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन ये उसने अपने लिए सबसे बेस्ट काम कर दिया था, क्योंकि उस सेंटर के अंदर जितने भी क्रिमिनल स्लीपिंग पॉड में सोए हुए होते हैं वो सब अपने आप ही ओपन हो गए, यानी एक एक करके अब सब क्रिमिनल्स उठ रहे होते हैं और वो पूरी तरीके से आजाद थे। हाइडेल को ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसे एमिली मिली नहीं तो वो वहां से जाने लगा। एमिली को भी यही लग रहा था कि वो बच गई, पर हाइडेल उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। उसने तुरंत ही एमिली को ढूंढकर उसे बंदी बना लिया। हमें तो अब सेंटर के ऊपर दिखाया जाता है, जहां ऑलमोस्ट हर एक क्रिमिनल उठ गया होता है और वहां के ऑफिसर्स को मारकर टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जिन क्रिमिनल्स की एक दूसरे से दुश्मनी थी वो सब भी लड़ने लगे होते हैं। चारों तरफ कैओस मच चुका था और पहली बार वहां की सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पा रही थी। देखकर लगता ही नहीं कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर और एडवांस प्रिजन है। हमें तो उस जगह पर एलेक्स नाम का एक प्रिजनर दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में हाइडेल का भाई था। जैसे ही एक ऑफिसर सामने आया तो वो सोने की एक्टिंग कर रहा था और तुरंत ही एलेक्स को मौका मिलते ही वो उसके ऊपर झपट्टा मार देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी आजाद हो चुका था। खतरनाक क्रिमिनल्स के मन में जो आएगा वो तो वही करेंगे। एलेक्स ने तो सारे वेपन्स ले लिए थे उन सिक्योरिटी गार्ड से और चला गया अपने क्रिमिनल दोस्तों के पास। यहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में हॉक उठता है और उसने देखा कि चारों तरफ तबाही हो रही है। सारे क्रिमिनल्स आजाद हो चुके हैं और एमिली की जान खतरे में है। तो उसने तुरंत ही एक सिग्नल हेडक्वार्टर पर भेज दिया जो पृथ्वी पर था, यानी थोड़ी ही देर में मिलिट्री ऑफिसर्स को इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। शायद हो सकता है कि वो बचाने के लिए मदद भी भेजे। हाइडेल तो यहाँ पर एमिली को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है।
बार बार वो एमिली को पटक कर उसके साथ गंदा काम करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उस जगह पर एलेक्स की एंट्री हुई। एलेक्स ने अपने भाई हाइडल को उससे दूर किया और कहा कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही बहुत सारे हॉस्टेजेस मौजूद हैं और वो उनकी मदद से यहाँ से आजाद हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें बड़ी चालाकी से खेलना होगा और पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को दूसरी तरफ बिजी रखना है। इससे ये पता चल रहा था कि एलेक्स जो सारी क्रिमिनल्स ग्रुप का एक लीडर है। एलेक्स को भी पता है कि उसका भाई हाइडल कितना साइको है और वो अपना काम करने के लिए किसी को भी मार सकता है। अब यहाँ एमिली को भी हॉस्टेजेस के बीच में रख दिया जाता है, लेकिन अब कंट्रोल सेंटर में आने के बाद पता चला कि कई सारे रेस्क्यू शिप उनकी तरफ आ रहे हैं। ये रेस्क्यू शिप हॉक द्वारा भेजे गए मैसेज के कारण ही यहाँ पहुंचे थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए एलेक्स के कहने पर कई क्रिमिनल्स वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय को लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस पूरे प्रिजन का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दो। इससे होगा ये कि बाहर की तरफ से जो भी रेस्क्यू शिप यहाँ आ रही हैं, उनके ऊपर यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम लगातार हमला कर देंगे। उस एम्प्लॉय को धमकी देने पर वो ये सारी चीजें बता देता है और इस सिस्टम को एक्टिवेट कर भी दिया गया था। यहाँ हाइडल जो पूरी तरीके से पागल था, उसने तो एक इमरजेंसी बटन भी दबा दिया। ये वो बटन होता है जिससे कि वो सारे शिप को खत्म कर देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, जितनी भी रेस्क्यू शिप आई थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक तरीके से क्रिमिनल्स ने ही पूरे प्रिजन पर कब्जा कर लिया होता है। गवर्नमेंट और आर्मी ऑफिसर का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब ये सारी बातें पृथ्वी पर पता चल चुकी थी, जिसमें कि लैंग नाम का ऑफिसर इस पर इन्वेस्टिगेट करता है। लैंग सीधा चला गया प्रेसिडेंट के पास और उन्हें सारी बातें बताई कि किस तरीके से प्रिजनर्स आजाद हो चुके हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन सबसे बुरी खबर थी कि उन सभी के बीचों बीच प्रेसिडेंट की बेटी फंस चुकी है। उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि एमिली ही थी। अब तो प्रेसिडेंट इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, पर हैरी नाम का ऑफिसर आकर बताता है कि हमने एमिली के बॉडी में एक हेल्थ डिवाइस लगाया था। उससे पता चल रहा है कि उसकी हेल्थ एकदम ठीक है, यानी उसे जरा भी चोट नहीं लगी। लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पर मौजूद क्रिमिनल्स को मारकर एमिली को बचाना होगा। पता नहीं क्रिमिनल्स कब तक उस पर हमला नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट उन्हें पूरी छूट देते हैं कि चाहे जितनी मिलिट्री फोर्स हो सब भेज दो, लेकिन उसकी बेटी को बचा कर लेकर आओ। लेकिन शॉ एक अच्छा एडवाइजर होने के नाते ये बोलता है कि उस जगह पर आर्मी फोर्सेस भेजना बहुत ही बेकार बात होगी, क्योंकि वो क्रिमिनल्स पहले से ही बहुत गुस्सा है। वहाँ पर एक जंग छिड़ सकती है जिससे पूरा स्पेस स्टेशन ही डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो इससे अच्छा होगा कि हम किसी एक इंसान को भेजें जो कि स्पेसिफिक मिशन करेगा जैसा कि हम कहेंगे। इससे वो उनके बीच घुल मिल जाएगा और एमिली को बचाने में कामयाब भी हो सकता था। अब इस तरीके के कैंडिडेट को ढूंढने के लिए जो कि प्रिजनर हो और एक अच्छा सोल्जर भी हो, तो सबसे पहला ऑप्शन जाता है सीधा स्नो के पास। लैंग और प्रेसिडेंट ये सारा ऑफर स्नो को बता देते हैं, पर स्नो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसे अपनी जान नहीं गंवानी। लेकिन जैसे ही हैरी ने उसे कप पर लिखकर ये बताया कि तुम्हारा मेज दोस्त उसी स्पेस स्टेशन में है, तो अगले मोमेंट में स्नो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं मेज के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी। स्नो को तो उसका वो लाइटर दे दिया गया जिसे कि कर्नल ने उसे पहले दिया था, यानी कि अब वो रेडी हो चुका है अपने मिशन पर जाने के लिए। यहाँ स्पेस में सभी लोगों को हॉस्टेज बना दिया गया था और सभी के आईडी कार्ड ले लिए जाते हैं। एमिली उस समय बहुत ही ज्यादा डर रही थी और उसे ठंड भी लगती है, इसीलिए उसकी सेक्रेटरी कैथरीन उसे अपना कोट पहना देती है। पता नहीं एमिली और बाकी सब यहाँ से बच भी पाएंगे कि नहीं। ये मामला तो और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। वहाँ पृथ्वी पर अब स्नो को पूरा तैयार किया जाता है कि उसे किस तरीके से रूल्स फॉलो करने हैं। स्नो को बताया गया कि वहाँ की एक 3rd डिवीजन में एस्केपिंग पॉड्स मौजूद हैं, तो मिशन खत्म होने के बाद उसे एमिली को लेकर वापस उससे ही लौटना है। उसे कई सारे वेपन्स दिए गए और एक्सप्लोजिव भी उसके पास ही थे। एक मैप दिया गया जो एमिली को ट्रैक कर सकता था। और सारी बातें समझने के बाद स्नो अब निकल पड़ा था बड़ी सी स्पेसशिप में बैठकर। उसके साथ लैंग, हैरी और कई सारे ऑफिसर जाते हैं। भले ही वो मेन जेल के अंदर ना जाए, लेकिन दूसरे स्पेसशिप में रहकर स्नो को गाइड करेंगे। अब एलेक्स जो उस पूरे क्रिमिनल सिस्टम का लीडर था, वो जब कुछ क्रिमिनल्स को छुड़ाने के लिए गया तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब एलेक्स ने अपने एक साथी को कहा कि तुम जाकर एक डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ जो मेरा इलाज कर सके। वो क्रिमिनल सीधा पहुंच जाता है चैम्बर में जहां सभी को हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। एमिली जो पहले से ज्यादा बीमार थी, उसने एक डॉक्टर का कोट पहना हुआ होता है, तो अब उस क्रिमिनल को लगने लगा कि जरूर यही डॉक्टर होगी, इसीलिए वो एमिली को उठाकर सीधा एलेक्स के पास लेकर चला जाता है। बेचारी एमिली, जिसे ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो डर के मारे एलेक्स के घाव को ठीक करने लग जाती है। हमें तो थोड़ी देर बाद दूसरी स्पेसशिप में दिखाया गया कि लैंग और सभी लोग स्नो को लेकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं, यानी कि वो अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट में थे और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एलेक्स से। थोड़ी देर के लिए उनका कनेक्शन हो जाता है और एलेक्स कह रहा था कि हमें एक दूसरे से सौदा करना है और इसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अचानक वहां का सिग्नल टूट जाता है और वो फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन लैंग और उसकी टीम ने ये देख लिया था कि एलेक्स के पास अभी भी एमिली मौजूद है, यानी वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए बारीकी से काम करना होगा।
इन सारी चीजों से स्नो एक कंक्लूजन निकालता है कि अभी भी उन सारे प्रिजनर्स को एमिली के बारे में नहीं पता है कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है। अगर ऐसा होता तो वो जरूर एमिली के बारे में कुछ बात करते। थोड़ी ही देर में अब यहाँ एलेक्स का कनेक्शन जुड़ जाता है और वो सभी को कह रहा था कि मुझे तुम्हें एक शो दिखाना है। सभी की नजरें अब स्क्रीन पर थी, जो पता करना चाहते थे कि आखिर वो लोग क्या करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर बर्ट को दिखाया गया, जो कि शुरुआत में एमिली के साथ इसी जगह पर आया था। प्रिजनर्स ने उसे बहुत ज्यादा मारा और उसे डैमेज पहुंचाकर स्पेस में छोड़ दिया। यानी वो बुरी तरीके से लोगों को टॉर्चर कर रहे थे उनकी मांगे पूरी करने के लिए। एलेक्स ने तो ये साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो इसी तरीके से हॉस्टेजेस को मारते रहेंगे। कुछ ही देर में वो और लोगों को भी खत्म कर देंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद लैंग डिसाइड करता है कि हम वहां पर अपना एक आदमी भेजेंगे जो उनसे बातचीत कर सके। वहीं हैरी अब स्नो को रेडी कर रहा था ताकि वो चोरी चुपके उस प्रिजन के अंदर घुस जाए। थोड़ी देर में उस प्रिजन के अंदर एक आदमी को बातचीत के लिए भेजा जाता है, पर ये तो सिर्फ गुमराह करने की एक टेक्निक थी। बाहर की तरफ स्नो स्पेस सूट पहने हुए था, जो चोरी चुपके घुसने की कोशिश करता है। इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। अब यहाँ लैंग का आदमी एलेक्स के पास पहुंचता है और उसे बताने लगा कि तुम्हारी मांगे सारी पूरी होंगी, लेकिन इससे पहले तुम एक हॉस्टेजेस को आजाद कर दो। एलेक्स ने जब पूछा कि वो कौन सी हॉस्टेज है, तो वो आदमी इनडायरेक्टली कहता है कि एक लेडी होगी जिसके पैर में चोट लगी है। अब एलेक्स ने यहाँ हाइडल को कह दिया कि तुम उस लेडी को लेकर आओ। हाइडल जब उस चैम्बर में जाता है तो उसे पता चला कि एमिली घायल है, यानी वो सभी एमिली को लेके जाने आए हैं। पर हाइडल ये नहीं चाहता था। उसने तो तुरंत ही अपना माइंड बदलकर कैथरीन को शूट कर दिया होता है, पर बेचारी कैथरीन दर्द के मारे वहीं पर मर गई। अब बाहर की तरफ जब स्नो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी एक क्रिमिनल ने उसे देख लिया होता है। इस बारे में उसने तुरंत ही एलेक्स को बता दिया। ऑब्वियसली एलेक्स समझ गया कि ये सारी चीजें एक ट्रैप है। उसने तो तुरंत ही लैंग द्वारा भेजे गए उस आदमी को भी शूट करके खत्म कर दिया था। यह आदेश दिया गया कि उस घुसपैठ यानी कि स्नो को जल्द से जल्द पकड़कर खत्म किया जाए। चारों तरफ क्रिमिनल्स फैल जाते हैं एकदम पागलों की तरह। यानी अगर स्नो ने मिलेगा तो वो उसे काट काट कर मार दे। हो सकता है कि स्नो को डायरेक्ट स्पेस में ही फेंक दिया जाए, तब वो भी अपने नाम की तरह ही वहाँ स्पेस में जम जाएगा। अब यहाँ एलेक्स पृथ्वी पर मौजूद चल रही कुछ न्यूज को सुनता है। उसे देखने के बाद वो समझ गया कि एमिली कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की बेटी है, और इसीलिए वो सारे लोग एमिली को बाहर निकालने के लिए ट्राई कर रहे थे। अब तो एलेक्स को एक अच्छा मौका मिल गया है गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने का। तुरंत ही बोल दिया गया कि एमिली को अच्छी जगह पर लेकर जाओ और उसे सेफ रखो। यहाँ एमिली तो अपने बॉडीगार्ड हॉक के साथ मौजूद थी लिफ्ट के अंदर, पर उस जगह पर एक क्रिमिनल गन लेकर खड़ा हुआ था। दोनों आई कांटेक्ट करते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए बात करते हैं। अब लिफ्ट जैसे ही एक फ्लोर पर रुकती है, तुरंत ही एमिली ने एक गैस सिलेंडर उठा लिया। उससे वो क्रिमिनल के मुंह पर मारती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हॉक ये मौका कैसे छोड़ सकता था? वो झपट पड़ा उस क्रिमिनल पर क्रिमिनल काफी ताकतवर लग रहा था। उसने तो हॉक को पीछे छोड़ दिया और अपनी गन से उसके ऊपर पॉइंट करता है। जैसे ही वो शूट करने गया तभी लिफ्ट ओपन होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो स्नो था। अब आपको लग रहा होगा कि स्नो उस क्रिमिनल को मार देगा, लेकिन उस क्रिमिनल ने स्नो को एक बहुत ही जोरदार पंच मारा, जिससे कि वो पीछे जाकर गिरता है। क्रिमिनल ने तो उसे गला पकड़कर भी उठा लिया था, लेकिन स्नो के पास कुछ एक्सप्लोजिव्स मौजूद थे। वो एक कॉलर एक्सप्लोजिव उसके गले में डाल देता है और थोड़ी देर में वहाँ धमाका हुआ। बेचारा वो क्रिमिनल बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। बट एमिली तो यहाँ स्नो को ही दुश्मन मानकर उसके सर पर हमला कर देती है और अपने बॉडीगार्ड के साथ दूसरी तरफ चली जाती है। एमिली को तो पता ही नहीं कि स्नो तो उल्टा उसे ही बचाने आया है। थोड़ी ही देर में लैंग और बाकी सभी लोग स्नो से कनेक्ट करते हैं और स्नो उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। पर तभी स्नो को तुरंत ही छुपना पड़ता है, क्योंकि उस चैम्बर में एलेक्स द्वारा भेजे गए कई सारे क्रिमिनल्स आ चुके थे, जो ऑब्वियसली स्नो को ही ढूंढ रहे होते हैं। एलेक्स अब अपने सभी साथियों के साथ उसी लिफ्ट के पास आ जाता है, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि एक सिक्योरिटी रूम के अंदर एमिली छुपी हुई है। उसे खोलना बहुत जरूरी था, तो एलेक्स ने अपने आदमियों से कहकर 2 इंजीनियर्स को बुलाया। दूसरी तरफ हमें स्नो दिखाया गया, जो कि एक कंप्यूटर के पास आता है और वहां अपने दोस्त मेज का चैम्बर लोकेट करता है। साथ ही साथ वो एमिली की भी लोकेशन ट्रैक करते जा रहा था। यहाँ एलेक्स के सामने जैसे ही 2 इंजीनियर्स को लाया गया, तो वो उनमें से एक को मार देता है और दूसरे को साफ कहता है कि तुम सिक्योरिटी रूम को किसी भी तरीके से ओपन करो। अगर वो नहीं कर पाया तो इंजीनियर को रिजल्ट पता था। कमरे में मौजूद एमिली बहुत ज्यादा डर रही थी और उसे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। उसका बॉडीगार्ड हॉक लगातार देखता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, लेकिन वो थोड़ा बेफिक्र था कि इस कमरे के अंदर कोई नहीं आ सकता। स्नो तो अब ऊपर वाले चैम्बर की तरफ से आगे बढ़ता है एमिली को बचाने के लिए। वो उस जगह से अब इंजन वाली पोजीशन पर आ चुका था, जहाँ से एनर्जी जनरेट की जाती है, लेकिन स्नो को बिल्कुल नहीं पता कि एक क्रिमिनल उसका पीछा कर रहा है।
स्नो तो अब उस जगह पर पहुंचा जहाँ आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती थी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है तभी वो क्रिमिनल पीछे से आकर उसे धक्का देने लगा। स्नो किसी भी तरीके से गेट के पास तो पहुंचता है पर वो क्रिमिनल उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा था। अब ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा की मदद से हाइडेल देख रहा था। वो नहीं चाहता कि उसका साथी मारा जाए, इसीलिए जैसे ही स्नो उस क्रिमिनल को नीचे ढकेल देता है तो उसने पूरे सिस्टम को ही बंद कर दिया। यानी कि उस जगह पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने वाली मशीन अब डीएक्टिवेट हो जाती है। बेचारा स्नो भी जिस रस्सी से लटका हुआ था वो भी टूट रही थी और वो भी अगले मोमेंट में नीचे गिरने लगा। पर तभी लैंग के एक एम्प्लॉय ने उस सिस्टम को ऑन कर दिया था। स्नो वापस से ऊपर की तरफ जाता है और बच जाता है। अब यहाँ सिक्योरिटी रूम के अंदर हॉक को पता चल गया था कि कोई दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑब्वियसली वो क्रिमिनल्स होंगे जो कि उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रूम में ऑक्सीजन भी काफी कम हो चुकी थी। अगर ऐसा चलता रहा तो एमिली भी मर जाएगी। इसीलिए उसके बॉडीगार्ड ने एक टफ डिसीजन लिया और खुद को ही शूट कर दिया था। वो इसीलिए ताकि एमिली को अच्छी खासी ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ बूढ़ा इंजीनियर बहुत देर से कोशिश करता है लेकिन वो रूम को ओपन करने में नाकामयाब था। एलेक्स ने तुरंत ही उससे गोली मार दी और दूसरे इंजीनियर को बुला दिया। स्नो को लगातार हैरी, लैंग और उसकी पूरी टीम गाइड कर रही थी कि कहाँ जाना है। अब वो ऊपर वाले चैम्बर से ट्रेवल करते हुए सीधा उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर एमिली बेहोश पड़ी हुई होती है। स्नो को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी वो उन्हें फॉलो करते हुए एमिली को ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में जब एमिली को होश आया तो वो स्नो को अपने से दूर करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्नो भी एक क्रिमिनल है। बट बाद में उसने एमिली को समझाया कि वो उसे बचाने आया है। एमिली के फादर ने ही उसे इस मिशन पर भेजा है। एमिली स्नो के ऊपर भरोसा कर लेती है और उसके साथ ऊपर की तरफ जाने लगती है। पता चला कि थोड़े ही समय में एलेक्स और उसके साथियों ने पूरे दरवाजे को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी वो किसी भी तरीके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। स्नो तो अब लगातार एमिली को लेकर ऊपर वाले रास्ते से आगे बढ़ता है जैसा कि उसे गाइड किया जा रहा था। पर यहाँ माइक और उसके साथियों को भी आवाज सुनने में आ जाती है कि ऊपर की तरफ तो कोई गया है और स्नो किसी न किसी से तो कम्युनिकेट कर रहा है। इसीलिए एलेक्स ने तुरंत ही एक कम्युनिकेटर को बुलाया और वहाँ के सारे कनेक्शन एकदम से डिसेबल कर दिए। यानी ऑब्वियस बात थी कि हेनरी और उसके सभी साथी अब स्नो को गाइड नहीं कर पाएंगे। बेचारा स्नो अब गलत डायरेक्शन में चला जाता है और एमिली को लेकर एक चैम्बर में गिर जाता है। उस जगह पर सबसे पहले स्नो ने एमिली के घाव को अच्छी तरीके से देख रेख। वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात स्नो को ही पता है। एमिली के पूछने पर तो स्नो ने सब कुछ बताया कि कैसे तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए भेजा था। पर एमिली का सवाल होता है कि बाकी हॉस्टेजेस जो फंसे हुए हैं उनका क्या। स्नो को उनसे कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ यहाँ पर भेजा गया होता है एमिली को बचाकर लाने के लिए। एमिली इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं बाकी हॉस्टेजेस को भी बचाऊंगी। स्नो भले ही उतना ताकतवर नहीं था लेकिन उसे रिस्पेक्ट पूरी मिलनी चाहिए। एमिली जिद करने लगी तो स्नो उसे जाने के लिए बोल देता है। पर ऑब्वियस बात थी कि एमिली को तो अच्छे से गन भी नहीं चलाना आता। अब सारे स्क्रीन के ऊपर एलेक्स अनाउंस कर देता है और एमिली की फोटो दिखाते हुए ये बोलता है कि इसे किसी भी हालत में पकड़ो, जो भी क्रिमिनल इसे पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर देखने के बाद तो एमिली खुद स्नो के पास ही आ जाती है। स्नो यहाँ पर काफी चालाक था, उसे पता होता है कि आगे चलकर वो सभी एमिली को पकड़ लेंगे। इसीलिए वो खुद और एमिली के ड्रेस चेंज कर देता है क्रिमिनल के कॉस्ट्यूम से। उसने तो एमिली के बाल भी काट दिए थे और उसे डाई कर दिया था। जानबूझकर वो एमिली के मुंह पर चोट पहुंचाता है जिससे उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ जाए। अब तो एमिली को ठीक से पहचानना भी मुश्किल था। यानी स्नो का यही प्लान होता है ताकि वो बाकियों को गुमराह करे। स्नो तो एमिली को लेकर उस कॉमन एरिया में आ चुका था जहाँ पूरे प्रिजन के क्रिमिनल्स खुले घूमते थे। उन दोनों को लगा कि क्रिमिनल्स के कॉस्ट्यूम पहनने पर कोई उन्हें पहचानेगा नहीं, लेकिन एक गेट के पास पहुंचने के बाद वहाँ से आगे जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था। स्नो और एमिली दोनों को ये पासवर्ड नहीं पता होता, यानी अब वो दोनों फंस चुके हैं। स्नो तुरंत ही सामने मौजूद क्रिमिनल को मारते हुए अब एमिली को लेकर आगे बढ़ा। सभी ये समझ जाते हैं और लगातार उन दोनों के ऊपर फायर करने लगे थे। स्नो और एमिली किसी भी तरीके से एक दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्नो को तो अपना दोस्त मेज मिल गया था। मेज भी वहीं पर उनके साथ छुप जाता है और कमरे को लॉक कर देता है। स्नो यहाँ जब अपने दोस्त मेज से बात कर रहा था तो मेज कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगता है और इन बातों का कोई भी सेंस ही नहीं बन रहा था। स्नो ने जब ये भी पूछा कि वो ब्रीफकेस कहाँ पर रखा है, लेकिन मेज तो एकदम से ब्लैंक था। तब जाकर एमिली बताती है कि इसे कोई बीमारी हो चुकी है जिससे ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है। बाहर मौजूद एलेक्स के सारे साथी अब उस डोर को ओपन करने का ट्राई करते हैं। इसीलिए स्नो उन दोनों को लेकर आगे बढ़ता है एक सेफ जगह पर जाने के लिए। उसने तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पर अलार्म लगा दिए थे। यहाँ एक शॉकिंग बात पता चली कि MS-1 का वो पूरा प्रिजन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो तो ट्रेवल करते हुए अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
से ही टकरा जाता है। प्रिजन के कुछ चैम्बर्स बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे थे और वहाँ ऑक्सीजन भी पूरी खत्म हो चुकी थी। एक चैम्बर में तो मेज भी मौजूद था जिसे स्नो बाहर आने के लिए कहता है, बट वो दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था। स्नो तो अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियस बात है कि इससे अब कोई नहीं बच सकता। बेचारे मेज की जान चली जाती है। अब यहाँ कमांड सेंटर में एक बात बताई गई कि ये पूरा प्रिजन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है वो कुछ ही घंटों में अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करके पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसीलिए अब एक ही डिसीजन था कि उस पूरे प्रिजन को अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ स्नो किसी भी तरीके से एमिली को लेकर एस्केपिंग पॉड वाले एरिया में आ जाता है। उस जगह पर एक एस्केपिंग पॉड था जिसमें कि स्नो ने एमिली को बैठने के लिए कहा। एमिली शुरुआत में तो उसमें बैठ जाती है और वो एस्केपिंग पॉड पृथ्वी की तरफ रवाना भी कर दिया गया था, पर जब स्नो उसे देख रहा होता है तो पता चला कि एमिली उस एस्केपिंग पॉड में गई नहीं। बात ये थी कि एमिली अकेले बचकर जाना नहीं चाहती, वो यहाँ पर मौजूद सारे हॉस्टेजेस को भी बचाना चाहती है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और जब तक एमिली यहाँ पर रहेगी तो कोई भी इस पूरे स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन अचानक यहाँ उन्हें हाइडेल का मैसेज आता है जो कह रहा था कि अगर एमिली मेरे पास नहीं आई तो मैं हर एक सेकंड में इन सारे हॉस्टेजेस को मारता रहूंगा। सबसे पहले हाइडेल ने तो उनके सामने ही एक हॉस्टेज को मार दिया। अगले ही मोमेंट में एलेक्स और उसके सभी साथी भी वहां पहुंच गए जो कि स्नो को पकड़ लेते हैं। स्नो उनसे बचकर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे एक गोली लग गई। वो सीधा जाकर नीचे वाले हिस्से पर गिरा। बेचारी एमिली को अब उन लोगों ने पकड़ लिया था। एलेक्स एमिली को पकड़कर उसी चैम्बर में लेकर आ जाता है। यहाँ स्नो जो काफी घायल हो चुका था उससे हैरी और उसकी टीम कनेक्ट करती है। हैरी ने तो स्नो को वहाँ से एस्केप करने का एक और प्लान बताया। ये प्लान सबसे बेस्ट होता है। अब चैम्बर के अंदर एलेक्स अपने भाई हाइडल पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर हॉस्टेजेस को ही मार रहा है। इन्हीं सारी बातों में दोनों भाइयों के बीच काफी बहस होने लगी। फिर यहाँ बाद में पता चला कि हाइडल ने अपने भाई एलेक्स को ही मार दिया है, जिसके बाद वो सीधा बढ़ता है एमिली के पास। एमिली को वो कुछ कर पाता इससे पहले वहाँ स्नो आ गया। स्नो ने तुरंत ही हाइडल को मार दिया और वहाँ से एमिली को लेकर जाने लगा। मिलिट्री फोर्सेस की कई सारी स्पेसशिप अब उस प्रिजन के चारों तरफ आ चुकी थी। वो सिर्फ वेट कर रहे थे हमला करने का। सारे क्रिमिनल्स भी वहाँ पर तैनात हो गए जो कि फाइट बैक कर सके। स्नो तो एमिली को लेकर सीधा एक ऐसे चैम्बर में जाता है जहाँ पर उन्होंने एडवांस सूट पहन लिए थे। ये सूट स्पेस में भी काम करते हैं और पृथ्वी पर लैंड करने के लिए भी बनाए गए हैं। सीधा वो दोनों उसे पहनते हैं और कूद जाते हैं अंतरिक्ष में। अलग अलग मिलिट्री स्पेसशिप लगातार प्रिजन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। यानी कि थोड़े ही समय में अंतरिक्ष में काफी बड़ा धमाका होता है। वहाँ मौजूद सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे। कुछ देर के अंदर स्नो और एमिली एकदम सेफली पृथ्वी पर लैंड कर जाते हैं। एमिली को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, पर स्नो को ऑफिसर्स पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं। अब कुछ दिन इसी तरीके से बीतते गए, लेकिन एमिली को ये नहीं समझ में आ रहा था कि स्नो किस ब्रीफकेस की बात कर रहा होता है। उसने तो मेज द्वारा कहे गए कुछ चीजों को डिकोड किया और एमिली को कुछ बातें पता चलती हैं, तो वो सीधा उसी सबवे स्टेशन में जाकर उस ब्रीफकेस को ले रही थी। एमिली भी उस ब्रीफकेस को लाकर सीधा अपने फादर प्रेसिडेंट को दे देती है। स्नो को बुलाकर उस ब्रीफकेस को ओपन कराया जाता है, जिसमें कि आज तक का सबसे खतरनाक सीक्रेट था, लेकिन ओपन करने पर वो तो एकदम खाली होता है। बात यहाँ पर पता चली कि ये सारे ऑफिसर्स अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे और वो कर्नल द्वारा भेजे गए उस ब्रीफकेस से सच्चाई जानना चाहते थे कि उसमें क्या है। स्नो ने जो लाइटर लिया था उससे वो हमला कर देता है और उन्हें गिरफ्तार करा देता है। इतने अच्छे काम के लिए स्नो को आजाद कर दिया गया था। स्नो ने जैसे ही लाइटर ओपन किया तो उसके अंदर एक SD कार्ड था, यानी असली सीक्रेट तो उस लाइटर में होता है जो कर्नल ने स्नो को दिया था। वहाँ पर एमिली भी मौजूद थी जो स्नो को एक पंच मारकर अपना बदला लेती है। यानी वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हमारी कहानी भी इसी तरीके से यही खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।